नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रेरणा स्टडी सेंटर में। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा कि जो प्रश्नावली 1.2 है उसको कैसे सॉल्व किया जाए, उसके लिए आवश्यक जो प्रमेय थी और जो कुछ था प्रमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल, योगफल, भागफल और अंतर, ये सब से क्या रिजल्ट प्राप्त होता है, इस सब को देखा और कुछ उदाहरण भी हम लोगों ने किए। अब उसी उदाहरण पर बेस्ड इस प्रश्नावली में भी कुछ सवालें हैं, तो आइए उनको सॉल्व करते हैं प्रश्नावली 1.2 की इस वीडियो में। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 1.2 आपके सामने स्क्रीन पे दिख रही होगी। प्रश्न संख्या 1 इसकी लिखी हुई है। क्या कह रहा है प्रश्न संख्या 1 में कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक परिमेय संख्या है। और अगर अभी तक आप लोगों ने इस प्रश्नावली को सॉल्व करने के लिए जो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन वाला वीडियो बनाया है उसको अभी तक नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें इससे भी डिटेल में बताई गई हैं, इससे भी अच्छी तरह से समझाई गई हैं। तो अगर आप लोग उसे देख के आते हैं, क्योंकि वहीं पे जस्ट प्रमेय बताई गई, वहीं पे जस्ट चीज़ों को सिद्ध कराया गया, तो वहाँ पे समझना थोड़ा और आसान हो जाता है। तो आप लोग उसको ज़रूर देख लीजिए। हम अब यहाँ पे डायरेक्ट प्रमेय का प्रयोग कर लेंगे। तो देखिए, √5 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है हमें। तो देखिए, इसके लिए हम लोग यहाँ पे हल करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहले क्या करते हैं, सबसे पहले कि जो कह रहा है उसके अपोजिट मानते हैं, यानी कि √5 को एक अपरिमेय संख्या कह रहा है, हम परिमेय मानते हैं। तो यहाँ से लिखते हैं माना √5 एक परिमेय संख्या है। अब ये अगर एक परिमेय संख्या है तो हम लोग इसको किस तरह से लिख सकते हैं, a/b के रूप में लिख सकते हैं। तो √5 को हम लोग a/b के रूप में लिखते हैं, जहाँ पे a और b क्या है, पूर्णांक है। कुछ इसकी कंडीशन है, यहाँ पे लिख देते हैं, जहाँ a तथा b पूर्णांक है। और कुछ कंडीशन है कि b 0 नहीं हो सकता। ये इतनी तो हो जाती है कंडीशन कि ये परिमेय अगर है तब। इसी के साथ एक कंडीशन और जुड़ के आती है कि a और b जो है वो सह अभाज्य है, यानी कि इनका कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं है एक को छोड़कर, यानी कि इनमें जो कॉमन है वो एक ही कॉमन है, इसके सिवा और कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इसको भी यहाँ पे लिख देते हैं, a तथा b सह अभाज्य है, सह अभाज्य है। तो इतनी चीज़, अगर ये दोनों सह अभाज्य ना मानते हुए हम लोग कुछ और मानते हैं, जैसे x/y, तो हम लोग क्या करेंगे, जो कॉमन होगा दोनों में, जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, उनसे हम लोग पहले ऊपर नीचे भाग कर लेंगे a और इसमें x और y में, फिर जो हमें प्राप्त होगा a और b वह सह अभाज्य हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग एक स्टेप चाहे तो आगे बढ़ा सकते हैं। तो परिचय वाले वीडियो में ये सारी चीज़ें करके दिखाई गई हैं और उसकी आवश्यकता अब नहीं है, तो इसलिए आप लोग ऐसा इसको स्किप कर सकते हैं। तो अब देखिए, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई यहाँ पे करते हैं हम लोग। तो क्या करेंगे, हम लोग करेंगे b √5 इस तरफ रहा और इस तरफ हो गया a। तो अब इन दोनों का वर्ग करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पे। अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ से 5b² प्राप्त होगा और इस तरफ से a² प्राप्त होगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग 5 को इस तरफ भेजते हैं, तो यहीं से इसको आगे बढ़ा देते हैं।
तो यहाँ से बी स्क्वायर बराबर क्या आ गया, ए स्क्वायर अपान 5। अब चूंकि यहाँ पे दिख रहा है साफ साफ ये b जो है एक पूर्ण संख्या है और इसका स्क्वायर भी एक पूर्ण संख्या होगा, तो अब इसे हमें पूर्ण बनाने के लिए क्या करना होगा, ये पूरा भी एक पूर्ण संख्या ही होगा, तो इसे पूर्ण बनाने के लिए ऐसा कहेंगे कि ए स्क्वायर 5 से पूरी तरह यानी कि विभाजित हो रहा है, यानी कि इससे एक पूर्ण संख्या प्राप्त हो रही है हमें। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि ए स्क्वायर 5 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। तो जो ए स्क्वायर है वो 5 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। तो अब हम लोगों ने प्रमेय पढ़ी थी परिचय वाले वीडियो में कि अगर कोई संख्या है, अगर वो ए स्क्वायर को पूर्णतः विभाजित कर रहे तो वो ए को भी पूर्णतः विभाजित करेगी। तो यहाँ पे हम लोग ऐसा लिखेंगे कि ए 5 से भी ए भी 5 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो ये हो गया, ए भी 5 से पूर्णतः विभाजित होगा। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, तो अपने पास जो प्रमेय है, प्रमेय 1.2 के अनुसार ऐसा हम कह सकते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक की बात में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए, अगर a 5 से पूर्णतः विभाजित है तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, तो a बराबर 5c, यहाँ पे c एक नियतांक है यानी कि एक पूर्ण संख्या है। तो अब देखिए, यानी कि c बार जाएगा 5, अगर इसमें हम लोग भाग करें 5 यानी कि 5 में अगर किसी पूर्णांक से गुणा करेंगे तो a आ जाएगा, यानी कि ये पूरी तरह से इससे विभक्त हो रहा था। तो ये बात आपको थोड़ा सा कम समझ में आई होगी। तो आइए यहाँ पे संख्याओं से देखते हैं हम लोग। तो देखिए, अगर जैसे 10 है और ये 5 से विभक्त हो रहा है, 5 से विभक्त हो जा रहा है पूरी तरह, तो इसको हम लोग कैसा लिख सकते हैं, तो 10 को हम लोग, जाहिर सी बात है यही ए का काम कर रहा था, तो हम लोग 10 को क्या लिख सकते थे, 5 गुणे 2, और यहाँ पे ये जो 2 आया ये सी का काम कर रहा है, यानी कि जितनी बार जा रहा था वही यहाँ पे सी का काम कर रहा है, यानी कि ए को विभाजित करने में 5 से जितना भागफल हमें प्राप्त होता है उसी को सी, यानी कि अपोजिट जस्ट यहाँ पे क्या कह रहा था, यानी कि थोड़ा सा इसको ऐसे समझते हैं। यहाँ पे 5 जो था वो क्या था, एक भाजक था, ए क्या था, भाज्य था। तो यहाँ पे 5 जो था वो भाजक था यहाँ पे, और यहाँ पे जो ए था वो भाज्य था, और जा कितनी बार रहा था, तो सी बार मान लेते हैं कि जा रहा है। तो इसी को बस एडजस्ट किया गया है कि अगर हम लोग इसका और इसका गुणा करा दे तो ये, और यहाँ पे शेषफल मान के चलिए 0 आ रहा है। तो अगर, क्योंकि पूर्णतः विभाजित हो रहा था तो 0 आएगा ही। अब इसको और इसको भाग कर अगर गुणा करा दिया जाए तो ये बीच वाला मिलना चाहिए, तो बस वही काम किया गया है यहाँ पे कि a बराबर 5c लिख दिया गया है। तो अब इसी का प्रयोग करते हैं हम लोग किसमें, इस वाले समीकरण में रखते हैं। तो आइए नेक्स्ट पेज पर इसको रखते हैं।
तो अब अपने पास था क्या, तो यहाँ पे एक समीकरण अपने पास जो था वो 5b² बराबर a² था। और हम लोगों ने अभी अभी क्या प्राप्त किया कि जो a है इसको हम लोग लिख सकते हैं 5c। ये बात इतनी समझ में आ गई होगी। अब इसको उठाकर हम लोग इसमें रखते हैं, तो यहाँ से 5b² ये ऐसे ही रहा। अगर a² की जगह पे 5c रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 25c²। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, 5 को इस तरफ ट्रांसफ़र करते हैं, तो ये b² बराबर कितना आ गया, तो यहाँ से 5c² आ गया। अब ये जो है इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि c² बराबर b²/5। तो अब देखिए c भी एक पूर्णांक ही है, नीचे ना लिखा रहा हो तो आप लोग लिख लीजिएगा कि c एक पूर्णांक था, क्योंकि पूरी तरह विभक्त हो रहा है तब जो भागफल आएगा वो एक पूर्णांक ही आएगा। तो यहाँ से c एक पूर्णांक है और इसे हमें पूर्णांक बनाना है, तो ये पूरी तरह से कटेगा, b² 5 से पूरी तरह से कटेगा। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे b² 5 से पूर्णतः विभाजित होगा। अब ये ऐसा हो रहा है तो यहाँ से ऐसा भी कह सकते हैं कि b भी 5 से पूर्णतः विभाजित होगा। ऐसा हम लोग क्यों कह रहे हैं, तो ऐसा हमारे पास एक प्रमेय है। कौन सी प्रमेय, प्रमेय नंबर 1.2। इस हिसाब से हम लोग ऐसा कह सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे a² भी 5 से विभक्त हो रहा था, तो a भी 5 से विभक्त हो रहा था और b भी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ जो 5 अपने पास आ रहा है, यहाँ 5 a तथा b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। और जबकि हम शुरू में ऐसा मान के आए थे कि एक के अलावा इनका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो सकता, क्योंकि a और b सह अभाज्य हैं। तो यहाँ पे ऐसा हम लोग मानते हैं, किंतु हमने यह माना है कि a और b जो है अपने पास, a और b सह अभाज्य है। यानी कि इनका एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो सकता। लेकिन हम लोग अपने ही बात को गलत सिद्ध कर दिए, क्योंकि 5 यहाँ पे a और b दोनों का ही एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो यहाँ पे इस बात का विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है कि a और b सह अभाज्य है, जबकि a और b सह अभाज्य नहीं है। इनका एक तो कॉमन मल्टीपल है ही, फैक्टर, यानी कि जो संख्या 1 है वो इन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, लेकिन 5 भी इन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो यहाँ इस बात का विरोध हो रहा है कि a और b सह अभाज्य हैं। हमने शुरू में ऐसा माना था कि a और b सह अभाज्य है, लेकिन यहाँ पे सह अभाज्य नहीं है। तो इस बात का विरोध हो रहा है कि a और b सह अभाज्य हैं। तो इसी बात को यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ
यह विरोध उत्पन्न होता है कि ए और बी सह-अभाज्य है। तो यहाँ पे इस बात का विरोध उत्पन्न हो रहा है कि ए और बी सह-अभाज्य है। तो हम कह सकते हैं यह विरोधाभास क्यों उत्पन्न हो रहा है, तो क्योंकि हम लोगों ने जो शुरुआत में ही माना था कि √5 एक परिमेय संख्या है, वह गलत है, इसीलिए ऐसा विरोध उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे यह विरोध इसलिए है क्योंकि हमारी कल्पना कि √5 एक परिमेय संख्या है। वो क्या है, गलत है। तो जब ये एक परिमेय संख्या इसका होना एक गलत है, तो ये होगी क्या, अपरिमेय संख्या, क्योंकि वास्तविक संख्या दो ही तरह से हो सकती है, या तो परिमेय हो सकती है या तो अपरिमेय। तो यहाँ पे हम लोग नीचे लिख सकते हैं, अतः √5 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय। ये एक अपरिमेय संख्या है। तो उम्मीद है ये आपको सवाल नंबर पहली जो इसका प्रूफ था वो समझ में आ गया होगा। तो आइए बढ़ते हैं, अब जो अपना क्वेश्चन नंबर 2 है। तो देखिए अब चीज़ें हमें आगे भी अभाज्य ही सिद्ध करना है। तो ये जो इतना पूरा महाभारत लिखा है हमने, आप लोग इसको एक जगह नोट कर लीजिए, और हम इसको आपको अगले सवाल में केवल ऐसे ही बोल देंगे, आप लोग इसको अपने हिसाब से मतलब उसी में चेंज करके थोड़ा सा, ये जो 5 है यहाँ पे वो संख्या आ जाएगी, इस तरह से आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, तो टाइम बचेगा। तो आइए इसको हटाते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो अब देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा होगा, प्रश्नावली 1.2 का। तो इसमें कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो वही पुराना सारा कुछ हम लोग इसके अपोजिट मानते हैं कि ये जो है एक परिमेय संख्या है। तो हम लोग इसको मानते हैं 3√5 एक परिमेय संख्या है। ये एक परिमेय संख्या है, ऐसा हम लोगों ने मान लिया। अब ऐसा जब हम लोगों ने माना तो इसको क्या लिख सकते हैं, a/b के रूप में लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग 3 + 2√5 को हम लोग a/b के रूप में लिखते हैं। कहानी पूरी वही रहेगी कि a और b क्या है, पूर्णांक हैं, a और b पूर्णांक हैं, तथा b जो है वो 0 नहीं हो सकता, और यहाँ पे a और b जो है वो सह-अभाज्य है। a और b सह-अभाज्य।
ये दोनों सह अभाज्य हैं। अब इसके आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, तो इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। क्या करते हैं, इस 3 को इस तरफ भेज देते हैं और ये 2 को भी उसी तरफ भेज देंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2√5 ऐसे ही रहा। इस तरफ आ गया a/b -3। अब इस 2 को इस तरफ लाते हैं, तो ये उस तरफ जाएगा, तो इस तरफ क्या बचेगा, √5 अकेले बचेगा। और इस तरफ क्या आ गया, तो देखिए ये दोनों में आएगा तो भाग करेगा, तो इसको हम लोग ऐसा ही लिखते हैं 2b माइनस इसको लिख देते हैं 3/2। इतनी सी बात। अब देखिए यहाँ पे आप लोग अगर इसको देखें तो थोड़ा सा इसको और हम लोग तोड़ते हैं, तो ये क्या हो गया, a/b इंटू 1/2 ये हो गया, -3/1 इंटू 1/2। इसको इस तरह से हम लोग तोड़ सकते हैं। तो अब देखिए इसमें क्या है, ये एक परिमेय संख्या है, हम लोगों ने माना ही है, a/b के रूप में लिखा गया है, b 0 नहीं है, तो ये एक परिमेय संख्या है। तो इसको लिखते हैं ये एक परिमेय है। और ये भी एक परिमेय है। और यहाँ पे 3 जो है ये भी परिमेय है ही। और 1/2 को तो आप मना ही नहीं कर सकते परिमेय होने से, तो ये भी एक परिमेय है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, परिमेय और परिमेय का गुणा कराया जाए। तो जब हम लोग परिमेय और परिमेय का गुणा कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, परिमेय ही प्राप्त होती है। ऐसा हम लोगों ने परिचय वाले वीडियो में भी आपको समझाया था। तो ये हो गई परिमेय। और यहाँ पे भी अगर दोनों का मल्टीप्लाई कराया जाए तो क्या निकल कर आएगी, परिमेय निकल कर आएगी। ऐसा आप लोग नोट डाल के चाहे तो लिख सकते हैं कि परिमेय और परिमेय का गुणा परिमेय ही होता है। लेकिन जबकि बराबर के इस तरफ, अब देखिए दोनों को घटाया जाए, अगर परिमेय माइनस परिमेय किया जाए, यानी कि यहाँ से परिमेय माइनस परिमेय, तो ये क्या आ जाता है, अगर परिमेय में इस परिमेय को घटाएंगे तब भी परिमेय ही आएगा। ये सारी चीज़ें जो इंट्रोडक्शन वीडियो था उसमें करा दी गई थी। तो ये हो गया परिमेय। तो अब देखिए इस तरफ तो परिमेय आ रहा है, लेकिन इस तरफ क्या आ रहा है, इस तरफ √5 जो है, अभी अभी हम लोग सिद्ध करके आए हैं कि एक अपरिमेय संख्या है, तो ये एक अपरिमेय संख्या है। ये एक अपरिमेय है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है अपने सामने, कि एक जो अपरिमेय है वो परिमेय के बराबर है। ऐसा नहीं होता है कि एक परिमेय एक अपरिमेय के बराबर हो जाए। तो अब आप लोग यहाँ पे कहानी नीचे बस लिखना है, बाकी चीज़ें सिद्ध हो चुकी हैं। तो आप लोग यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ पर यह विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है कि एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या के बराबर होती है। अतः हम लोग क्या कह सकते हैं कि यह विरोधाभास किस लिए उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि जो हमारी कल्पना है वह गलत है कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। अतः हम कह सकते हैं कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ से ये सिद्ध हो जाता है। तो उम्मीद है कि ये जो अभी हमने बोला ये आप लोग खुद ब खुद लिख लेंगे। थोड़ा सा दिमाग चलाइए, थोड़ा सा हाथ चलाइए और आपकी नोट्स कंप्लीट हो जाएगी। तो आइए इसको हटाते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 3 को। तो अब यहाँ पे प्रश्न संख्या 3 आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। इसमें कह रहा है सिद्ध कीजिए निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। संख्याएं दी गई हैं 1/√2, 7√5,
6 प्लस रूट 2, इनको हमें बारी बारी से सिद्ध करना है। तो आइए, तरीके आपको पता ही हैं, अगर इंट्रोडक्शन वीडियो देखी है तो हर प्रकार के सवालों को कराया गया है। तो आइए पहला स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे करते हैं पहले वाले को हल। तो हल में वही उसके अपोजिट हम लोग मानते हैं कि माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। इसको हम लोगों ने मान लिया कि ये एक परिमेय संख्या है। अब ये एक परिमेय संख्या है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1/√2 को a/b के रूप में, a/b के रूप में लिखा। चीज़ें वही हैं, यहाँ पे आप लोग पूरा नाटक लिख लीजिएगा कि a/b, जो a और b है दोनों पूर्णांक हैं, b 0 नहीं हो सकता, दोनों सह अभाज्य हैं। इतनी चीज़ें आप लोग लिख लीजिएगा, अब हर सवाल में लिखना अच्छा नहीं लगता। तो अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, √2 को इस तरफ भेज देते हैं और इसको इस तरफ, ये दोनों को पलट देते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, √2 = b/a। ये हो गया √2 = b/a। तो देखिए, अगर संख्याओं को पलटा जाए, जैसे कोई भी संख्या है अगर उनको पलटा जाए तो अगर प्रमेय है तो प्रमेय ही रहेंगी, अगर अपरिमेय है तो अपरिमेय ही रहेंगी। केवल एक केस यहाँ पे आता है, अगर जैसे 0 है, यानी कि ये अगर 0 लिखा हुआ है, तो अगर ये 0 है तो इसको 0/1 लिख सकते हैं। तो इस कंडीशन में ये जो है कि क्या कहते हैं, ये एक परिमेय है। लेकिन अगर इसको हम लोग पलट दें, 1/0 कर दें, तब ये एक अपरिमेय संख्या हो जाती है, क्योंकि इसका मान इनफाइनाइट आ जाएगा, तो ये एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो ये 0 के केस में ही ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि a और b पूर्णांक है, यानी कि दोनों पूर्णांक है, और यानी कि 0 नहीं है। इस तरह से हम लोग यहाँ पे चाहें तो लिख भी सकते हैं कि a भी 0 के इक्वल नहीं होगा, यानी कि ऐसा हम लोग मान लेते हैं कि a शून्य नहीं है, a जो है वो शून्य नहीं है। तब अब क्या होगा, ये भी एक, ये इस तरफ जो है एक परिमेय संख्या हमें मिल रही है। और इस तरफ हमें क्या मिल रही है, एक अपरिमेय संख्या। इस तरफ मिली हमें अपरिमेय और इस तरफ मिली हमें परिमेय। तो यहाँ पे इस बात का विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है कि एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या के बराबर होती है। तो देखिए, अगर ना समझ में आया तो हमने सबसे पहले 1/√2 को एक परिमेय संख्या माना। इसमें से उस केस को अवॉइड कर दिया जिसमें a = 0 था। 0 भी एक परिमेय संख्या ही होता है, लेकिन हम लोगों ने इसी केस को केवल यहाँ से हटा दिया। तो अब 1/√2 को हम लोग a/b के रूप में लिख ही सकते हैं, क्योंकि इसको अगर हम लोगों ने परिमेय मान लिया तो a/b के रूप में लिख सकते हैं। a और b पूर्णांक है और b 0 नहीं है, ना तो a 0 है, ऐसा हमने कह दिया, और दोनों सहअभाज्य हैं। तो अब ये सहअभाज्य हो या ना हो, तो ये एक परिमेय संख्या, इसको हम लोगों ने पलट दिया तो एक परिमेय संख्या को पलटेंगे तो परिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। 0 यही दिक्कत कर रहा था, इसको हम लोगों ने हटा ही दिया। तो यहाँ से एक ये जो √2 है इसको हम लोग सिद्ध कर चुके हैं परिचय वाले वीडियो में कि एक अपरिमेय संख्या है, और यहाँ से इस तरफ से एक परिमेय आ रही है। तो हम लोग वही पूरी कहानी लिखेंगे कि यहाँ पे यह विरोधाभास उत्पन्न होता है कि एक अपरिमेय संख्या एक परिमेय संख्या के बराबर है। अतः और यह विरोधाभास जो उत्पन्न हो रहा है, यह किस लिए उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि हमारी जो परिकल्पना है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है वह गलत है। तो इसलिए अतः हम लोग कह सकते हैं कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से इसका पहला पार्ट सिद्ध हो जाता है। इसी तरह से बारी बारी से हम लोग दोनों पार्ट और सिद्ध कर देते हैं। तो अब देखिए दूसरा क्या कह रहा है, तो इसमें भी वही मानते हैं। तो हल करते हैं हम लोग, और माना क्या मानते हैं कि 7√5 एक परिमेय संख्या है।
एक परिमेय संख्या है। अब चूंकि इसको हमने परिमेय माना है तो इसे a/b के रूप में लिख ही सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग लिखते हैं 7/5 इक्वल टू a/b, जहाँ पे वही पूरी कहानी a/b एक दोनों पूर्णांक है, b 0 नहीं हो सकता और a और b सहाभाज्य हैं। इन सबको आप लोग लिख लीजिए। अब इस 7 को हम लोग भेजते हैं इस तरफ, तो ये आया √5 इस तरफ रहा, और यहाँ से इसको हम लोग लिखते हैं 7 1/7, ये 7 आएगा इस तरफ भाग में हो जाएगा, और यहाँ से a/b। तो अब देखिए 1/7 एक क्या है, परिमेय संख्या है, और a/b क्या है, ये भी एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय और परिमेय का गुणा कराने पे हमें क्या प्राप्त होता है, परिमेय ही प्राप्त होता है। और इस तरफ जो √5 है ये क्या है, तो ये एक अपरिमेय संख्या है। तो बस अब अपना काम हो चुका है। यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि एक अपरिमेय संख्या एक परिमेय संख्या के बराबर हो जाएगी। तो बस वही पूरी कहानी आपको दोहरा देनी है। जो अपरिमेय है ये दिखा रहा है कि परिमेय है, और एक कोई भी संख्या परिमेय और अपरिमेय दोनों कैसे हो सकती है, यानी कि एक अपरिमेय संख्या एक परिमेय संख्या के बराबर कैसे हो सकती है, ये बात गलत है। तो यहाँ पे आप लोग पूरी कहानी लिखिएगा, क्योंकि यहाँ पे एक अपरिमेय संख्या एक परिमेय संख्या के बराबर दिखा रहा है। यह विरोधाभास इसलिए उत्पन्न हुआ है क्योंकि हमारी कल्पना यह कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, गलत है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। तो ये हो जाता है इसका दूसरा पार्ट। आइए इसी तरह से तीसरे पार्ट को भी सॉल्व करके इस प्रश्नावली और इस चैप्टर को यहीं से समाप्त करते हैं। तो यहाँ से तीसरे का हल हम लोग लिखते हैं। बात वही है अब भी कि माना, इसके अपोजिट मानेंगे हम लोग, माना 6 + √2 जो है वो एक परिमेय संख्या है। अब इसको हमने एक परिमेय संख्या मान लिया है, तो इसको a/b के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ से 6√2 को हम लोग a/b के रूप में लिख सकते हैं। नाटक वही पूरा आप लोग लिखेंगे कि a और b पूर्णांक हैं जहाँ b 0 नहीं हो सकता, और ये दोनों सह अभाज्य भी हैं, ऐसा लिख सकते हैं। ना भी लिखें तो भी कोई काम रुकेगा नहीं। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, 6 को उस तरफ ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो यहाँ से √2 इक्वल टू a/b - 6। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, एक परिमेय संख्या। ऐसा हम लोगों ने माना ही था कि ये परिमेय थी, तो उसी के बराबर में हमने ये लिखा था। तो ये है एक परिमेय संख्या, और ये क्या है, ये भी एक परिमेय है। और हम लोगों ने परिचय वाले वीडियो में यह चीज़ जान ली है कि अगर परिमेय और परिमेय को घटाया जाए तो क्या प्राप्त होता है, एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। तो यहाँ से ये एक परिमेय संख्या ही दे जाएगा। और इस तरफ हमारा क्या है, अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये एक अपरिमेय संख्या है। इसको हम लोगों ने परिचय वाले वीडियो में सिद्ध किया था। तो ये है एक अपरिमेय संख्या। तो बस यहाँ भी वही विरोधाभास हो रहा है। क्या हो रहा है कि एक अपरिमेय संख्या जो है वो परिमेय के बराबर है। एक अपरिमेय संख्या जो है वो बराबर है परिमेय संख्या के, और ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या के बराबर हो जाए। तो इस बात को हम लोग काट देंगे। तो यहाँ से फिर से वही पूरी नाटक लिख देंगे कि यहाँ पे यह विरोध उत्पन्न हो रहा है कि एक अपरिमेय संख्या एक परिमेय संख्या के बराबर है।
अतः यह विरोध इसलिए उत्पन्न हो रहा है क्योंकि हमारी परिकल्पना जो कि है 6 + √2 एक परिमेय संख्या है वह गलत है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। उम्मीद है आपको तीनों प्रश्न समझ में आए होंगे, सभी का जो विस्तार पूर्वक यहाँ पे हल हमने किया। तो अब इसी के साथ ये प्रश्नावली और ये पहला पाठ जो था अपना वास्तविक संख्याएं ये समाप्त हो जाता है। नए पैटर्न में बस इतना ही था, तो क्यों हम फालतू की चीज़ें पढ़ें, तो बस इतने पे ही इसको समाप्त करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।